स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आईएएस में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप इसी साल यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम जो है वो 24 अक्टूबर को है। आज जो डेट है वो ऑलरेडी 14 अक्टूबर हो गई है। कल जब आप ये वीडियो देखेंगे तो एक्चुअल में 15 अक्टूबर हो जाएगी डेट। सो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि ये इसके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, बट आप यहाँ में भी आपको बता देती हूँ कि हमने एक टारगेट यूपीपीसीएस 2021 टेस्ट सीरीज चालू की है, जिसमें टोटल जो होंगे वो 8 टेस्ट होंगे, जिसमें एक टेस्ट जो होगा वो आपका फुल लेंथ सीसेट का टेस्ट होगा। उसके अलावा सारे जो हैं वो 7 टेस्ट जो हैं, ये 7 टेस्ट ये जीएस ओरिएंटेड है, प्लस इनमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड, सॉरी सीसेट में तो नहीं लेकिन जीएस में करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होगा। साथ ही ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये मात्र 100 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है। अब इसके लिए करना क्या है, 100 रुपये की टेस्ट सीरीज़ खरीदने के लिए आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आखिर इसे खरीद कैसे सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, 7985510722 में आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है। सो आप इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट हैं सो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप में भी अगर आप कॉल नहीं करना चाहते तो मैसेज करके आप मुझसे इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं, या टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं गुप्ता पीरियड। सो गुप्ता पीरियड का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 275 से 550 ईसा पूर्व तक। इसके संस्थापक माना जाता है, किसे माना जाता है, महाराज श्रीगुप्त को माना जाता है, जो कि लगभग 375 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश में क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो शासन किया है वो किया है 319 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। एंड इसके टाइम पीरियड की सबसे एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि इसने गुप्त संवत चालू किया था। ये गुप्त संवत जो है वो एक टाइप का, जैसे कैलेंडर वगैरह होते हैं, तो गुप्त संवत जो था वो भी एक तरीके का कैलेंडर वगैरह ही था। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया था, विंसेंट स्मिथ थे। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, सो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसके द्वारा ये उपाधि दी गई, अगर ये पूछ लिया जाए तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। उसके अलावा इनके बारे में कुछ प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। जैसे कि क्या जानकारी मिलती है, हरिशेन के द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन किया गया है। उसके अलावा समुद्रगुप्त की जो भी विजय रही हैं उन सभी विजयों का उल्लेख किसमें किया गया है, उन सभी विजयों का उल्लेख किया गया है प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में। इन्होंने उपाधि किसकी धारण की थी, इन्होंने उपाधि धारण की थी पर क्रमांक की। उसके अलावा अगर इनके बारे में बात करें तो समकालीन कुछ दक्षिण संबंधी रूलर रहे हैं, यानी जो दक्षिण भारत में रूल करते थे। जैसे कि दक्षिण भारत में रूल करते थे धनंजय। इन किस राज्य से संबंधित थे, ये थे कुस्तलपुर से संबंधित। नीलराज जो थे ये अवमुक्त से संबंधित थे। उग्रसेन जो थे ये पालक्का से संबंधित थे। विष्णु गोपा जो थे ये कांची से संबंधित थे। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ये रूलर आए। नेक्स्ट रूलर, इनके बारे में देखें तो इनके जो कुछ और नेम मिलते हैं, जैसे देवगुप्त मिलता है, देवराज मिलता है, या फिर देवश्री मिलता है। इनकी कुछ उपाधियां जैसे कि विक्रमादित्य, शकारी या फिर शक विजेता, मेहरौली लेख भी इनके बारे में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की उसमें मिला है, जिसमें से मेहरौली लेख में ये जानकारी मिलती है विष्णुपद पर्वत पर इन्होंने विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। उसके अलावा वर्तमान में ये जो जगह है तो ये कहाँ पर है, ये कुतुब मीनार के पास ही में है। उसके अलावा चंद्र नाम के एक रूलर थे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। उसके अलावा
का समीकरण जो है ये गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त सेकंड से ही माना जाता है। उसके अलावा पश्चिम भारत के जो अंतिम शक रूलर थे, जिन्हें क्या नाम था उनका, रुद्र सिंह थर्ड नेम था, तो उनको भी किसके द्वारा, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा परास्त किया गया था। उसके अलावा पश्चिम भारत में जो शकों की सत्ता थी उसका भी अनुमूलन किया गया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। शकों को हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। जब चंद्रगुप्त सेकंड जो है किसे परास्त कर देते हैं, पश्चिम भारत में शकों की जो सत्ता थी उनका उन्मूलन कर देते हैं, उन्हें परास्त कर देते हैं, उन्हें हटा देते हैं गद्दी से, तो उसी खुशी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या है, चांदी के सिक्के चलाए थे। और अगर हम बात करें समकालीन चीनी यात्री की, तो समकालीन चीनी यात्री जो थे चंद्रगुप्त सेकंड के, वो थे फाहियान। नेक्स्ट उसके बारे में डिस्कस करना है। चंद्रगुप्त सेकंड के जो नौरत्न थे वो कौन कौन थे, तो महाकवि कालिदास थे, महाकवि जो थे वो कालिदास थे, चिकित्सक जो थे वो धन्वंतरी थे, खगोल विज्ञानी जो थे वो वराह मिहिर थे, कोशकार जो थे ये अमर सिंह थे, वास्तुकार शंकु थे, ज्योतिषी जो थे वो छपंडक थे, वैयाकरणज्ञ जो थे वो वररुचि थे, जादूगर जो थे वो वेताल भट्ट, कूटनीतिज्ञ जो थे वो घटकरपर थे। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के नौरत्न थे। नेक्स्ट कुमारगुप्त के बारे में देखना है। तो कुमारगुप्त ने जो उपाधि ग्रहण की थी वो महेंद्रादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, और चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी जो ध्रुव देवी थी उनके बेटे थे कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम की मदर का नेम क्या था, ध्रुव देवी था। उसके अलावा ऐसा माना जाता है, या फिर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्तकालीन अभिलेख जो है वो सब सर्वाधिक किसके उससे सबसे ज़्यादा मिले हैं टाइम पीरियड से या रूलर के यहाँ से, तो वो मिले हैं कुमारगुप्त के उसके अलावा इसके उससे कुछ ताम्रपत्र भी मिले, जैसे धनदे, दामोदरपुर और बैग्राम से कुछ ताम्रपत्र मिले हैं। उसके अलावा स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं कुमारगुप्त के टाइम पीरियड में। उसके अलावा विल्सण का अभिलेख जो है वो गुप्तों की वंशावली जो है वो कुमारगुप्त के टाइम पीरियड तक ही बताता है। लेकिन नेक्स्ट रूलर यहाँ पर आते हैं स्कंदगुप्त। इन्होंने उपाधि धारण की थी क्रमादित्य की। बहुत सारे जो यानी गुप्ता पीरियड में जो भी रूलर्स रहे हैं उन सभी ने जो है वो किसी न किसी ने उपाधियाँ धारण की है। तो ये उपाधियाँ जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। उसके अलावा स्कंदगुप्त ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे। इसके उसमें जो मुख्य भाग था उसमें धनुष बाण लिए हुए राजा का डायग्राम बनाया गया है, और पहले भाग पर पद्मासन से विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति बनाई गई है। उसके अलावा श्री स्कंदगुप्त को भी उत्कीर्ण किया गया है। हुड़ों का पहला आक्रमण ऐसा माना जाता है कि स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में यानी गुप्ता पीरियड में अगर इस हुड़ों का पहला आक्रमण देखा जाए तो किसके उसमें हुआ था, तो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो विजयी रहा था। अगर गुप्ता पीरियड की हम उसकी बात करें, डिक्लाइन की बात करते हैं जब अपने कंसेप्चुअल क्लासेस में, तो उसमें वहाँ पर हम देखते हैं कि एक जैसे गुप्ता पीरियड का जब डिक्लाइन हुआ तो उसमें हूणों का जो आक्रमण था या हूण जो थे वो भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका में थे। तो पहला याद रखिएगा कि जो पहला हूणों का आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के टाइम में किया गया था, जिसमें स्कंदगुप्त जो था वो विजयी हुआ था और हूण जो थे ये पराजित हुए। उसके अलावा कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज और क्रमादित्य की भी मूर्तियां बनाई गई हैं, जैसे कि स्वर्ण जो मुद्राएं मिली हैं, स्वर्ण सिक्के मिले हैं, उसमें मुख्य भाग पर धनुष बाण और पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी और स्कंदगुप्त मिले हैं। सेम वैसे ही कुछ सिक्कों पर गरुड़ ध्वज और क्रमादित्य भी बनाए गए थे। उसके अलावा कुछ तोरमाड़ के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। आखिर ये तोरमाड़ जी हैं कौन? सो ये है भारत पर दूसरे हूण आक्रमण, जब दूसरे टाइम पे हूण आक्रमण किया गया था सो उसके नेता थे। उसके अलावा एरंड से कुछ जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि क्या वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख। उसके अलावा धन्य विष्णु जो थे वो तोरमाड़ का सामंत हुआ करता था। मिहिर कुल का नाम आप लोगों ने ऑब्वियसली सुना होगा। मिहिर कुल जो था वो तोरमाड़ का पुत्र था और उत्तराधिकारी भी था हूणों का। उसके अलावा इस समय पे की क्या अर्थव्यवस्था रही है वो देख लेते हैं।
जैसे कि ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन यहीं से किया जाता था। उसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा और सुमात्रा से व्यापार किया जाता था। भड़ौच से क्या किया जाता था? भड़ौच जो था वो पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह था और पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार जो था वो इसी मार्ग से यानी भड़ौच से ही किया जाता था। यहाँ पे कितने प्रकार की श्रेणियां पाई गई हैं, लोग क्या क्या कार्य करते थे, जैसे विशेष महत्व के कुछ संगठन थे, व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन हेतु स्थापित किया गया था। उसके अलावा कुछ सदस्य जो थे उन्हें न्यायिक अधिकार दिए जाते थे। सदस्यों के वेतन, काम करने के नियम और कीमतें किस प्रकार से होंगी, मानक क्या होंगे यानी मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, ये सब भी डिसाइड किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था और इनके अपने जो खुद के नियम होते थे यानी इनके नियम जो थे वो किसी रूलर या किसी उसके द्वारा नहीं डिसाइड किए जाते थे, इनके नियम जो है वो खुद ही बनाए जाते थे। स्वर्ण मुद्रा, दीनार, सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक जो हैं वो भास्कराचार्य हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जो यूपी में जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उनका तो एक ये कह सकते हैं कि फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे सिद्धांत शिरोमणि या फिर लीलावती से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भास्कराचार्य हैं। आयुर्वेद शास्त्र के लेखक जो हैं वो धन्वंतरी हैं। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। एरन के अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? एरन के अभिलेख से सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ये जो एरन का अभिलेख है ये 510 ईस्वी का अभिलेख है और सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का उल्लेख, जो पहला उल्लेख देखने को मिलता है एरन के अभिलेख से, वो सेनापति जो गोपराज थे उनकी स्त्री जो सती हुई थी उसका उल्लेख मिलता है। उसके अलावा कुछ और टर्म्स यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे, वो टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर वो होते क्या थे। जैसे उद्रंग, ये भूमि कर हुआ करता था या फिर भाग कर भी कहा जाता था। 1/6 जो था वो उपज का लिया जाता था यानी भू राजस्व की दर जो थी वो 1/6 डिस्कस की गई थी। उसके अलावा बिदक भागम जो है वो प्राचीन भारत में सिंचाई कर हुआ करता था। कौशेय जो है वो रेशम का पर्याय हुआ करता था। संस्कृत जो है ये गुप्तकालीन जो लोग थे उसमें उच्च लोगों की भाषा हुआ करती थी। वारंगल जो है ये लोहे के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध हुआ करता था। मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है और शतरंज जो है ये गुप्त काल के दौरान उद्भूत खेल था। प्रवरसेन वन के बारे में अगर हम देखें तो 275 से 335 ईसा पूर्व तक इनका टाइम था। वागडक वंश से बिलोंग करते थे। इन्होंने प्रवरसेन वन ने सम्राट की उपाधि धारण की थी और 4 अश्वमेघ यज्ञ भी फॉलो किए थे। अश्वमेघ यज्ञ आई होप आप सभी को पता होगा। उसके अलावा न्याय दर्शन, ये प्रवर्तक थे। इन्हें गौतम या फिर अक्षपाद भी कहा जाता था। न्याय का शाब्दिक अर्थ जो है वो तर्क या फिर निर्णय हुआ करता था। 16 पदार्थों या फिर तत्वों का अस्तित्व जो है वो न्याय दर्शन में दिया गया है। सांख्य दर्शन क्या होता था? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो रहे हैं वो महर्षि कपिल रहे हैं। इन्होंने सांख्य दर्शन में क्या सिद्धांत दिया? इन्होंने सांख्य दर्शन में ये सिद्धांत दिया, आत्मा का आवागमन का सिद्धांत दिया और ये बताया कि जो अज्ञानता है यानी किसी चीज़ के बारे में जो मनुष्य है अगर वो नहीं जानता है तो अगर उसके दुखों का कोई कारण है तो वो अज्ञानता ही है। वेदांत दर्शन में इंसान की विचारधाराओं के बारे में बात की गई है। 3 धाराओं पर बात की गई है, 3 आधार पर यानी 3 बेसिस पर बात की गई है, उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र एंड भगवत गीता। उसके अलावा कुछ दर्शन हैं और उनके प्रवर्तकों के बारे में जान लेते हैं। जैसे योग जो है वो दर्शन है, उसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद हैं। मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं। वेदांत के प्रवर्तक बादरायण हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। नव्य न्याय के प्रवर्तक गंगेश उपाध्याय हैं और चार्वाक दर्शन जो है ये याद रखिएगा एक जड़वादी दर्शन है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख
किस अभिलेख में मिलता है या किस लेख में मिलता है? सो ऐहोल लेख में मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? सो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? सो मौखरी शासकों की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। और ऐहोल प्रशस्ति यानी पुलकेशिन सेकंड एवं हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन जो है वो पुलकेशिन सेकंड में किया गया है। ये युद्ध जो है ये नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें जो हर्ष था वो पराजित हुआ था। अब हेनसांग के बारे में अगर हम देखें तो हर्ष के समय की जो सर्व प्रमुख घटना जो है वो हेनसांग के भारत आगमन के बारे में पता चलती है। तांग शासकों ने राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो सियूकी है। भीनमाल की यात्रा हेनसांग के द्वारा की गई थी। साथ ही यात्रियों का राजकुमार जो है वो उपाधि अगर किसी को दी गई है तो वो हेनसांग को दी गई है। उसके अलावा 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा जो है वो हेनसांग के द्वारा किया गया था। उसके अलावा हेनसांग के द्वारा कुछ उल्लेख किए गए हैं, जैसे मथुरा के बारे में इसने ये बताया है कि मथुरा जो है वो कॉटन क्लोथ्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वाराणसी जो है ये रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ 4 धाम बताए गए हैं, तो बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका जो हैं ये चारों धाम हैं। इनके बारे में तो हर किसी को पता होगा। उसके अलावा त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था किसके किसके बीचों में? राष्ट्रकूटों के बीच में, पाल के बीच में और गुर्जर प्रतिहारों के बीच में, जिसमें से गुर्जर प्रतिहार जो थे वो अंतिम रूप से सफल हुए थे। यानी जब इन तीनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसे राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार के मध्य जो युद्ध हुआ उसी को त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है, जिसमें अंतिम रूप से गुर्जर और प्रतिहार जो थे वो विजयी हुए थे। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए कुछ मठ हैं, जैसे उत्तर में इन्होंने ज्योतिर्मठ स्थापित किया था जो कि प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड में है। पूर्व में पुरी जो कि उड़ीसा में है। दक्षिण में श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में है। पश्चिम में द्वारका जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस। जैसे हर्ष के समय में प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में आयोजित समारोह था महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद के 6ठे समारोह में प्रयाग में उपस्थित विदेशी यात्री था हेनसांग। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों द्वारा भारत को दिया गया नाम क्या था? यिनतू या फिर थियानतू। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था किसके नेतृत्व में? बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला जो है। नेक्स्ट कुछ गुफा मंदिर, चलिए इन्हें भी अब साथ ही साथ डिस्कस कर ही लेते हैं सारा कुछ। आज एंसेंट हिस्ट्री को खत्म कर लेते हैं। सो प्राचीन भारत में कुछ स्थापत्य कला, जैसे कि खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित चंदेल राजाओं के द्वारा ये मंदिर जो थे उनका निर्माण करवाया गया था। टाइम पीरियड माना जाता है 950 ईसा पूर्व से 1050 ईसा पूर्व के मध्य। मंदिरों के निर्माण की आखिर, खजुराहो के मंदिरों के निर्माण की आखिर शैली क्या है? सुनागर शैली है। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। खजुराहो के कुछ अन्य मंदिर जैसे 64 योगिनी मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, दूल्हादेव मंदिर, जैननाथ का मंदिर, उसके अलावा एक पार्श्वनाथ मंदिर भी है जो कि ये जैन मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर आपने ऑलरेडी सुना होगा। ये जो है ये सर्वोत्तम मंदिर है, उस समय के खजुराहो के निर्मित मंदिरों में से एक है। यहाँ पर टोटल खजुराहो के मंदिरों में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है जो कि वैष्णव, शाक्त, शैव एवं जैन धर्म से संबंधित धर्म माने जाते हैं। मातंगेश्वर का भी मंदिर है जो कि भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है, भगवान शिव को समर्पित किया गया है। एलिफेंटा की अगर उसकी बात करें, गुफाओं की बात करें तो टोटल यहाँ पे 7 गुफाएं हैं। कुछ गुफा मंदिर भी हैं और कुछ त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमाएं भी हैं। एलिफेंटा की बात करें, मंदिरों का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट के शासकों के द्वारा करवाया गया था। टोटल 7 गुफाएं हैं जिसमें टोटल 5 गुफाएं जो हैं वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं एंड 2 गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से
रिलेट करती हैं। स्थिति जो है वो औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र में। प्रसिद्धि आखिर ये एलोरा की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? ये शैलकृत गुफा मंदिर के कारण जो है वो प्रसिद्ध है। आखिर यहाँ पे शैलकृत गुफाएं हैं कितनी? टोटल जो गुफाएं हैं वो 34 है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है क्योंकि इसी तरीके के फैक्ट जो हैं वो यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। एंड कुछ ऐसे ही फैक्ट और सारे सब्जेक्ट अगर आप कवर करना चाहते हैं तो ओनली 100 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, खरीद लीजिए और अपने यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम को एक सुनिश्चित आप कह सकते हैं कि तैयारी कर सकते हैं, इवैल्यूएशन अपना कर सकते हैं, तो ज़रूर खरीदिएगा। नंबर एक बार मैं आपको और लिख देती हूँ, 7985510722। कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर इंक्वायरी नहीं करना चाहते, डायरेक्ट लेना चाहते हैं, सो इस नंबर पर आप मुझे पेमेंट कर दीजिए। एंड उसके अलावा इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट करके मुझसे टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं मैसेज के थ्रू। शैलकृत गुफाएं 1 से 12 जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 गुफाएं जो हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। 30 से 34 गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। कैलाश मंदिर हैं जिनके स्थापत्य जो है शैलकृत स्थापत्य है, द्रविड़ शैली है एवं कृष्ण प्रथम के द्वारा इनका निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम किस उससे वंश से बिलोंग करते थे? सो राष्ट्रकूट वंश से बिलोंग करते थे। सूर्य देव के मंदिर यानी कोणार्क मंदिर की अगर हम बात करें तो इसके निर्माता जो हैं वो नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोनगंग को माना जाता है। इसका निर्माण कार्य जो है वो 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। उसके अलावा इस मंदिर में 7 घोड़ों की स्वतंत्र मूर्तियां हैं। मंदिरों का आधार क्या है? बहुत बड़ा चबूतरा है और चारों ओर से तराशे गए कुछ पत्थर है। लिंगराज मंदिर के बारे में डिस्कस करें तो लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। नागर शैली में निर्माण किया गया है इसका। आर्य नागर शैली का सबसे सर्वोत्तम मंदिर अगर किसी को कहा जाएगा तो वो लिंगराज मंदिर को कहा जाएगा। इसका सबसे आकर्षक भाग क्या है? जो टूरिस्ट को या यहाँ आने वाले लोगों को जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है तो वो है लिंगराज मंदिर का शिखर। अब डिस्कस कर लेते हैं अंकोर वाट मंदिर के बारे में। अंकोर वाट मंदिर जो है वो यशोधपुर यानी अंगकोर में है, जो कि कंपूचिया यानी कंबोडिया में स्थित है। सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर टोटली विष्णु को समर्पित है। द्रविड़ शैली में निर्मित अंकोर वाट मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का एक समूह माना जाता है। मंदिर निर्माण शैली, प्रथम शैली जो है यानी मंदिर निर्माण में अभी तक मैंने आपको बताया नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। तो आखिर ये शैली होती क्या है? तो नागर शैली जो है ये सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत में प्रचलित है। इस नागर शैली का बेस्ट एग्जाम्पल उड़ीसा के मंदिर हैं। द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कृष्णा नदी यानी कुमारी अंतरिप के मध्य में ये शैली जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एलोरा का कैलाश मंदिर। बेसर शैली जो है ये नागर एवं द्रविड़ शैली यानी नागर एवं द्रविड़ शैली से जो मिलकर बनी है वो है बेसर शैली। दूसरा नाम इसका चालुक्य शैली भी है, इसे चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। सोनगिरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सोनगिरी जो है ये दतिया यानी एमपी के पास में है। इसकी विशेषता क्या है? जैन धर्म का एक बहुत ही पवित्र स्थान है ये। महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में क्या है? चारों ओर से सफ़ेद जो हैं वो जैन मंदिर हैं। उसके अलावा 77 जैन मंदिर पहाड़ियों पर हैं। टोटल 26 गांव में कुल संख्या जो है वो 103 है। उसके अलावा 57वां जो मंदिर है वो इसका मुख्य मंदिर है सोनगिरी का, पहाड़ी पर स्थित है। और किस भगवान से संबंधित है? भगवान चंद्र प्रभु से ये संबंधित है। मंदिरों का स्थान और निर्माता क्या है? कुछ मंदिर, उनके स्थान और निर्माता, जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये माउंट आबू पर है। भीमदेव प्रथम के सामंत विमल साय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पाली ताड़ा का जैन मंदिर जो है वो शत्रुंजय पहाड़ी भावनगर में है। उसके अलावा मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था।
पाड़ीताड़ा जैन मंदिर के निर्माता के बारे में इतने अच्छे से आइडिया नहीं है। रथ मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में है और पल्लव शासकों ने बनवाया था। बृहदीश्वर मंदिर तंजौर में है, राजराज प्रथम ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है। उसके अलावा पंचायतन मंदिर की एक रचना शैली हुआ करती थी जो किसी एक देवता और उसके साथ 4 अन्य देवताओं की मूर्तियों का जो है वो समूह हुआ करता था, उसी को क्या कहा जाता था, पंचायतन कहा जाता था। जिसमें टोटल जो हो जाती थी 5 मूर्ति। एक जो मूर्ति होती थी वो मेन मूर्ति होती थी एंड 4 जो मूर्तियां होती थी वो साइड में इस्तेमाल की जाती थी। सो ये हो गई पंचायतन शैली। पंचायतन शैली के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आज आपको पता चल गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में, रूलर्स के बारे में, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में। प्रथम संगम युग का स्थान जो है वो मदुरई माना गया है। इसके अध्यक्ष जो थे वो अगस्त्य ऋषि थे। 3 संगम है। प्रथम संगम, दूसरा संगम जो है वो मदुरई में है। अध्यक्ष जो थे वो नक्कीरर थे। द्वितीय संगम जो है वो कपाटपुरम अलाइवई में हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे वो अगस्त्य ऋषि तथा तोल्लाकपियर थे। उसके अलावा तोल्लाकपियम और शिल्पादिकारम। सो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। सो द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट है। उसके अलावा इसके लेखक जो हैं वो इलंगो आडिगल हैं। अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है और ये संगम साहित्य का सबसे महाकाव्य ग्रंथ है, साहित्य है। उसके अलावा प्रणयनकर्ता तोल्कापियर, ये जो ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। इलंगो आडिगल का वर्णन किया गया है जो कि चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। व्याकरण ग्रंथ के बारे में इसमें बात की गई है। सूत्र शैली की रचना के बारे में डिस्कस की गई है। उसके अलावा काव्य शास्त्र भी जो था ये एक उच्च कोटि का ग्रंथ था। पुहार कावेरी पट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी का पुत्र जो था वो कोवलन एवं उसकी पत्नी कनंगी से संबंधित एक मार्मिक कथा का वर्णन इसमें किया गया है। नटराज शिव की मूर्ति जो है ये बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है, प्रायः चतुर्भुज आकार की थी। शिव की दक्षिण मूर्ति जो थी यानी गुरु शिक्षक मुद्रा में प्राप्त हुई है। उसके अलावा चोल शासकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशंस बची हुई है। एक वीडियो अभी और लग जाएगा। चलिए चोल शासकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ज़रूर अवेल कर लीजिएगा। ओनली 100 रुपीज़ की है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।